स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल OPS क्लासेज में। जैसा कि हमने प्री बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है जो कि इम्पॉर्टेंट है क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी बच्चों के लिए, लेकिन स्पेशली 11th वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने 11th केमिस्ट्री की बेस को बताया है, कैसे केमिस्ट्री आपको पढ़नी, कितना आसान होता है, वो सारी बातें हमने बताई हैं। तो हमारी ये आदत है पढ़ाने की कि हम एक एक लेक्चर को इंटरलिंक करते हैं। जैसे आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो आपको दूसरा नहीं समझ में आएगा, दूसरा नहीं देखा तो पहला नहीं समझ में, तीसरा नहीं समझ में आएगा। और अगर ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले की वीडियो आप ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो जो है उन्हीं दोनों से इंटरलिंक होकर आया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंध के बारे में कि वास्तव में ये होता क्या है। बहुत आसान है। एक बात और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको हमारी ये वीडियोज अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमारे चैनल पर दिन प्रतिदिन, ऐसे ही बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज हम आपसे बात करेंगे रासायनिक बंध के बारे में। रासायनिक बंध या बंधन इसे कहीं कहीं लिखा गया होता है, तो इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो होता क्या है ये, तो इसके लिए हमने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में कि परमाणु क्या होता है। आज मैं बात करूंगा अणु क्या होता है। पहले मैं उसे बताऊंगा कि अणु क्या होता है। तो अगर मैं अणु की बात करूं तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैं इधर लिखता हूं परमाणु, और अगर ये है अणु। तो अगर मैं परमाणु की बात करूं, मान लीजिए मैंने कार्बन ले लिया, तो कार्बन से क्या बनेगा, CO आपने बना हुआ देखा होगा, CO2 भी बना हुआ देखा होगा, या फिर CH4 बना हुआ देखा होगा। बहुत सारे परमाणु देखे होंगे आपने, अणु देखे होंगे। अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं तो ऑक्सीजन से जैसे आपने देखा होगा O2, या फिर बहुत सारे देखे होंगे आपने। नाइट्रोजन देखा होगा तो नाइट्रोजन से NH3 बनता है, या फिर इसके बहुत सारे अणु बनते हैं। और अगर बात करूं तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की हमने बात कर ली। अगर हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। जैसे देखा होगा आपने H2, या फिर देखा होगा C2H6। तो वास्तव में है क्या ये, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये कार्बन अकेला है, इसका मतलब क्या है, ये परमाणु है। लेकिन यहाँ पर कार्बन जो है वो दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्या बना रहा है, अणु का निर्माण करा रहा है। लेकिन एक बात बताइए कि ये ऑक्सीजन को O2 ही क्यों लिखा जाता है, या CO2 ही क्यों लिखा गया है, या CH4 ही क्यों लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो लोग पास में हैं तो उनके बीच कोई ना कोई आकर्षण है, तभी वो दोनों पास हैं। दो तत्व अगर पास दिख रहे हैं आपको तो इनके मध्य कोई ना कोई आकर्षण है, तभी ये दोनों पास दिख रहे हैं। या ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स पास हैं, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स पास हैं, तो इसका मतलब इनके मध्य कोई ना कोई आकर्षण है। और वह आकर्षण क्या बता रहा है, रासायनिक बंध। वो क्या बना रहा है, रासायनिक बंध बना रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं रासायनिक बंध की परिभाषा की बात करूं साफ साफ सरल शब्दों में, तो अणुओं में उपस्थित उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं, या केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अणुओं में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। अब अगर और बात करें इसमें, तो रासायनिक बंध वास्तव में होता कितने प्रकार का है, तो ये जान लेते हैं पहले। आइए देखते हैं रासायनिक बंध कितने प्रकार का होता है। तो रासायनिक बंध जो होता है वो होता है 3 प्रकार का। अगर मैं पहली बात करूं तो पहला होता है आपका आयनिक बंध। आयनिक बंध जिसे आप लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। दूसरा अगर बात करूं मैं तो होता है सहसंयोजी बंध। जिसे आप कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड।
अगर तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरे को कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध जिसे आप कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आयनिक बंध, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी बंध होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों चूंकि मैं यहाँ पर शुरू किया हूँ क्या प्री बेसिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक की बात करूँगा। यहाँ पर मैं इन तीनों के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा, लेकिन आयनिक बंध के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी दूंगा कि जो आपको हमेशा काम आएगी, बहुत सरल लगेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक बातें करते हैं। तो आयनिक बंध कब बनता है अगर मैं आपसे बात करूं तो आयनिक बंध तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, आदान प्रदान होगा। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो या स्थानांतरण हो, वहाँ पर क्या बनता है, आयनिक बंध बनता है। अगर बात की जाए सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ बनेगा जहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। ठीक, एक दूसरे में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। उपसहसंयोजी बंध की अगर मैं बात करूं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करूं तो जहां पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी की जाए, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर शेयरिंग ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर होगा उपसहसंयोजी बंध। अब बात करते हैं, अगर डीपली आते हैं, हमने अभी बताया आयनिक बॉन्ड क्या होता है। यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब और अगर बात करें तो एक बात बताइए, आयनिक बंध जो होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसे मिटा दूँ और आपसे बात करूँ सिर्फ आयनिक बंध की बात करूँ तो इधर देखते हैं, आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या स्थानांतरण होता है। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ए है और बी है, दो तत्व हैं, ठीक ना। ए के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बी के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन का अगर आदान प्रदान करें तो ए बी हम लिखते हैं, ए बी है एक तत्व है, तो ये दोनों किस में टूटेंगे, अगर इन्हें तोड़े हम तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में टूट सकते हैं, बिल्कुल टूट सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, जिसके इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जाएंगे, वो बनेगा पॉजिटिव, वो बनाएगा धनायन। कहने का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया है। या फिर इसके पास एक पॉजिटिव तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर यहाँ पर इसके ऊपर निगेटिव साइन है तो इसका मतलब क्या है, या तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है या फिर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर मैं इस निगेटिव को और बढ़ा दूं, जितने बढ़ाऊंगा, यहाँ पर दो हमने बनाया है तो दो इलेक्ट्रॉन की इसके पास अधिकता है या इसने दो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। ये बेसिक जानकारी आपको मिल गई। अब बात करते हैं कि वास्तव में आयनिक बंध बनता कहाँ है, इसकी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं आयनिक बंध कहाँ बनता है, कैसे बनता है। तो आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, आयनिक बंध की बात करते हैं। आयनिक बंध पढ़ने से पहले एक बात और हमको जाननी चाहिए, वो होता है अष्टक नियम, ऑक्टेव रूल। क्या होता है अष्टक नियम, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। अष्टक नियम क्या है, अष्टक नियम, अष्टक नियम ये बताता है कि कोई भी परमाणु अपने वैलेंस सेल में, अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है या रखने की कोशिश करता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का दान, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी करता है और बंध बनाता है। ये है आपका अष्टक नियम। कहने का मतलब क्या, बंध बन क्यों रहा है, वो बन रहा है अष्टक नियम से।
जाहिर सी बात है क्यों बन रहा है, तो वो अष्टक नियम से बन रहा है। इसलिए बन रहा है कि क्यों, जैसे अगर हमारे पास हमें भूख लगी है तो हमें खाने की ज़रूरत है, हमें अस्थाई होना है, हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, उसके लिए हमें खाना खाना पड़ेगा। या फिर आप लोग बाहर रह रहे हैं तो आप मकान अपना बनाना चाहेंगे, या फिर आप साइकिल चल रहे हैं, आप स्टेबल होना चाहते हैं तो आप गाड़ी खरीदेंगे और अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, मतलब आप मजबूत होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। उसी तरह इनकी भी, इलेक्ट्रॉनों की भी प्रवृत्ति होती है, ये जहाँ भी रहेंगे ये स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण अपना इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं। या फिर जैसे अगर ये अंगुली कट गई तो क्या करोगे आप, स्टेबल होने के लिए मान लीजिए शरण पैदा हो गया आपके पूरे शरीर में, तो क्या करेंगे आप, अंगुली को काट के निकाल देंगे सेव करने के लिए अपने आप को। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, या फिर ग्रहण करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो अष्टक नियम के अनुसार हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉनों का दान, साझेदारी या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। अगर बात करें आगे तो अष्टक नियम यह बताता है कि कोई भी तत्व अपने आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है। इसका मतलब क्या है, उसके आखिरी कोष में 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तभी 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है। अब और अगर इससे तथ्य निकालूं मैं तो मैं ये कह सकता हूं, अगर कोई तत्व के वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल कौन सा होता है ये हमने आपको इसे पिछले लेक्चर में बताया है, कोई तत्व के वैलेंस सेल में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। किसी तत्व के वैलेंस सेल में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, वह इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। और अगर इससे तथ्य निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं, अगर किसी तत्व के वैलेंस सेल में, किसी परमाणु के वैलेंस सेल में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब और बात करें, अगर किसी तत्व के आखिरी कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह तत्व होता है मेटल, वह तत्व होता है धातु। तो कहने का मतलब क्या है, अगर साक्ष्य मैं निकालूं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का दान कहाँ होता है, तो वो होता है धातुओं में। अगर मैं यहाँ से देखूँ 5 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो किसी तत्व के अगर आखिरी कोष में 5 से 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 से 7 इलेक्ट्रॉन है, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वह तत्व जो होता है वह होता है नॉन मेटल्स या होता है अधातु। ये बातें आपको समझ में आई। अब और अगर साक्ष्य निकालूं तो ये अष्टक नियम मैं मिटा देता हूं और आपको यहाँ बताता हूं। इधर देखिए, तो अगर और मैं इसे डीप में लेकर चलूं सरल बनाने के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि धातुओं और अधातुओं के मध्य बना बंध ही क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। जो मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब क्या करते हैं, इसके उदाहरण ले लेते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हमारे पास अगर मान लीजिए NaCl हो, NaCl हो जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, तो Na क्या है, अभी हमने आपको बताया क्या है, धातु है। क्यों धातु क्यों है, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, चूँकि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा है इससे पहले वाले लेक्चर में, आप पढ़िए देखिए। अगर मैं क्लोरीन की मैं बात करूं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अभी हमने कहा कि अगर किसी तत्व के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह है मेटल, और अगर वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वह है नॉन मेटल। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के मध्य जो बंध बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे, इसे देखते हैं। तो इसे बनाने का तरीका ये है कि ये जो सोडियम है इसका हम लुईस डॉट पॉइंट बनाते हैं। लुईस डॉट पॉइंट कैसे बनता है ये भी हमने आपको लेक्चर में दिया है इससे पहले वाले में।
तो इसका लुईस डॉट पॉइंट कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का लुईस डॉट पॉइंट कुछ इस प्रकार से बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसके आखिरी कोष में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमने अष्टक नियम अभी बताया आपको और बताया उसमें कि कोई भी तत्व जो होता है वह अपने आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति कर रखता है। कहने का मतलब क्या है, ये सोडियम जो है वह अपने आखिरी कोष में यह चाहेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए हमारे आखिरी कोष में, या क्लोरीन जो है वो यह चाहेगा कि हमारे आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, जिसके कारण वह इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात बताइए, सोडियम को अगर आपने आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 7 इलेक्ट्रॉन की। लेकिन अगर क्लोरीन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, मतलब कम मेहनत है इसके पास। इसलिए सोडियम 7 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण ना करके अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है क्लोरीन के पास, और क्लोरीन के पास जब ये इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पर तो ये यहाँ पर स्थित होता है, या इस स्थान पर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और इस स्थान पर स्थित होगा। तो क्या बनाएगा ये, जब 1 इलेक्ट्रॉन का हमने कहा कोई तत्व अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनायन बनाता है, तो क्या बनाएगा Na पॉजिटिव बनाएगा। क्लोरीन अगर कोई तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणायन बनाता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लोरीन क्या बनाएगा 1 ऋणायन बनाएगा। तो क्या बना दिया ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। ये हो गई आपकी आयनिक बॉन्ड। कहीं कहीं इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। ये हमने बना दिया यहाँ पर, ये देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। अब अगर मैं लुईस डॉट पॉइंट में बनाऊँ Na पॉजिटिव का, आइए लुईस डॉट पॉइंट बना लेते हैं। तो लुईस डॉट पॉइंट अगर मैं Na पॉजिटिव का बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का चला जाएगा क्लोरीन के पास, क्योंकि अब इसके आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 8, तो इसका लुईस डॉट पॉइंट इस प्रकार बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर क्लोरीन का बनाऊं तो क्लोरीन का लुईस डॉट पॉइंट अब तक 7 थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बुक में इसे आयनिक बॉन्ड दर्शाने के लिए कैसे लिखेंगे, तो इसे इस प्रकार से हम लिखेंगे Na पॉजिटिव, एक ब्रैकेट बनाएंगे उसमें Cl लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे क्या निगेटिव। ये है आपका आयनिक बॉन्ड। यहाँ तक आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक बंध। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बहुत सरल है। कहीं कहीं ये कहा जाता है कि एक बात बताइए, ऑक्सीजन को O2 ही क्यों लिखते हैं। उसी पर एक एग्जाम्पल हमने बनाया है CaCl का। CaCl के बारे में आइए देखते हैं। CaCl के बारे में, कैल्शियम क्लोराइड। लोग कहते हैं कि CaCl बनाना संभव नहीं है, लेकिन CaCl2 बनाना संभव है। ऐसा क्यों, तो इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिलेगा। तो एक बात बताइए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप कहेंगे 20 होता है। नहीं याद है अगर आपको, तो आप 1 से लेकर 30 तक के सारे परमाणु क्रमांक याद करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं Ca का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। चलिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो कितना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या होगा 2 8 8, कितना हो गया 8 8 16 2 18। लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ तक आपको बातें समझ में। क्लोरीन का करते हैं। क्लोरीन का अगर मैं करूँगा तो अभी हमने आपको बताया 2 8 7। अब एक बात बताइए आप, या कैल्शियम हमने कहा अष्टक नियम से कोई भी तत्व अपने आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉनों का दान या ग्रहण या साझेदारी करता है। तो इसको अपने आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे किसी से, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन चूंकि एक ही है, क्लोरीन एक ही है, तो क्लोरीन को या तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है या फिर ये 7 तो त्याग कर देंगे। तो आइए इसे लुईस डॉट पॉइंट से समझते हैं। कैसे, इसका अगर हम लुईस डॉट पॉइंट बनाएंगे तो बनेगा इस प्रकार से, क्योंकि आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का अगर मैं बनाऊँ लुईस डॉट पॉइंट तो इस प्रकार से बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं।
अब एक बात बताइए, कोई भी तत्व तो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन 2 का त्याग करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मेहनत तो करेगा नहीं, 6 ग्रहण नहीं करेगा, 2 त्याग करने में ज़्यादा आसानी है। तो ये त्याग करेगा जब, तो यहाँ पर क्लोरीन को सिर्फ कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1। तो यह मान लीजिए ये 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चली गई। अब इस क्लोरीन का अष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया, इसका ये स्टेबल हो गया। लेकिन अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन शेष हैं, ये त्याग करेगा तो दोनों त्याग करेगा, एक नहीं त्याग करेगा। तो होगा क्या? ये 1 क्लोरीन को और अपने साथ जोड़ेगा और उसको भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा और इस क्लोरीन का भी अष्टक पूरा कर देगा। इसलिए CaCl बनाना संभव नहीं है, लेकिन CaCl2 बनाना संभव है। आपको आंसर मिल गया होगा हमारे क्वेश्चन का। बहुत सरल है, पूरा आयनिक बॉन्ड बहुत सरल है, आपको दिख रहा होगा कितना आसान है बनाना आयनिक बॉन्ड। हाँ, बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? Ca2 पॉजिटिव में टूटेगा, Cl 2Cl निगेटिव में टूटेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन है। यहाँ तक बातें समझ में आई। और अगर इसे मैं सही भाषा में लिख दूँ तो ये हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव 2Cl निगेटिव। ये है आपका आयनिक बॉन्ड। यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। और बात करते हैं, एक तत्व और है CaO, कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के देख लेते हैं किस प्रकार से बनता है। चलिए आइए देखते हैं CaO का। तो कैल्शियम का भी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया आपको, और बताया कि उसके आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। चलिए ऑक्सीजन का लुईस डॉट पॉइंट बनाते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। इस प्रकार से आप परमाणु क्रमांक याद करेंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो होगा 2 और 6। इसके आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉनों का हम लुईस डॉट पॉइंट बनाते हैं ऑक्सीजन का। तो किस प्रकार बनेगा? 1 2 3 4 5 6। ये सारी बातें हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता रखी हैं। आप हमारी प्री बेसिक केमिस्ट्री की पिछली दोनों वीडियो ज़रूर देखिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। और बच्चे क्या करते हैं कि बीच में ही लेक्चर को स्किप कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए आपको कोई भी, आप चाहे जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, उसमें क्या होगा? आपको सार संग्रह दिखेगा। वास्तव में रटाने को तो हर कोई रटाता है, मैं सिर्फ आपको फैक्ट देता हूँ, बहुत सिंपल बातें बताता हूँ एकदम आसान से। तो यहाँ देखते हैं इसके आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब ये स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है? 2। इसको स्टेबल होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या? ये अपने इसके आखिरी कोष में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 8 2, इसका होता है 2 6। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको अष्टक पूरा करने 6 इलेक्ट्रॉन की, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता, क्या कर देता है इसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग कर देगा। तो त्याग करेगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ये वाला इसका कोष भरेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ये वाला कोष भरेगा। अब ये बनाएगा क्या? Ca2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 निगेटिव। अगर मैं इसे हटा दूं तो इसका मतलब क्या है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया, इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनाऊं तो क्या हो जाएगा? Ca2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 निगेटिव। ये है आपका आयनिक बॉन्ड। कितना सरल है, कितना आसान है बनाना। इसीलिए कहा जाता है CaO की आकृति संभव है, लेकिन CaO2 की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कैसे भाई बॉन्ड बनाएगा। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद बनाइए और ये बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी आकृति या कौन कौन से तत्व के बॉन्ड एक दूसरे के साथ संभव हैं या नहीं, कैसे बन सकता है। तो उसके मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए होमवर्क के लिए। जैसे मैं कहूँ अगर Ca प्लस नाइट्रोजन का बनाइए। दूसरा अगर मैं लिखूँ क्वेश्चन एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन का आप बनाइए। तीसरा होमवर्क है आपका सोडियम प्लस नाइट्रोजन का बनाइए। चौथा होमवर्क है आपका नाइट्रोजन सोडियम प्लस ऑक्सीजन का बनाइए। और पांचवा होमवर्क है K प्लस Br का भी बनाइए।
ये 5 होमवर्क अगर आप कर ले जाते हैं आसानी से तो हम ये जान जाएंगे कि आपको आयनिक बॉन्ड पूरी तरह से समझ में आ गया है। दोस्तों, आपने देखा होगा केमिस्ट्री वास्तव में कितनी आसान है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और लेक्चर को पूरा देखना है। इसके बाद मैं चैप्टर फर्स्ट शुरू करूँगा, आपका स्टार्ट करूँगा। वहाँ पर भी आपको केमिस्ट्री बहुत ही एकदम मक्खन जैसा लगेगा, बस आप मेहनत करिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक रिक्वेस्ट और है कि अगर हम एक वीडियो आपके पास लेकर आते हैं, चाहे 20 मिनट का ही क्यों ना हो, 15 मिनट का ही क्यों ना हो, तो उसके पीछे मिनिमम 3 घंटे का हमारा मेहनत होता है, 3 से 4 घंटे का। इसलिए कोई भी वीडियो आप देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। लाइक करने से क्या होता है, हमारी वीडियो को यूट्यूब भी प्रमोट करेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।